नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, जब एक दोस्त को अपने दोस्त की पागलखाने में जाने की सच्चाई पता चली तो दोनों बूढ़े दोस्तों ने मिलकर बेटे बहू को सिखाया ऐसा सबक कि उनके होश उड़ गए। रघु मेरा गहरा मित्र था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम दोनों ने मुरादाबाद जैसे महानगर के प्रसिद्ध महाविद्यालय हिंदू कॉलेज में एक साथ ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। यह कॉलेज रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं अपने पैतृक गांव आ गया था और यहाँ घर पर कुछ दिन यूं ही भटकता रहा। गांव में अक्सर आय के स्रोत न के बराबर होते हैं, अतः मैं गांव के एक विद्यालय में व्यक्तिगत अध्यापक के रूप में पढ़ाने लगा था। और इसी बीच मेरी शादी दीपा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो गई थी। पिताजी अपने कार्य में संलग्न रहते थे। जिंदगी की गाड़ी बेरफ्तार चल रही थी। घर में मेरा पूरा परिवार, जिसे आज की भाषा में संयुक्त परिवार कहना ही उचित था, सभी एक साथ रहते थे, जिसमें मेरी दादी जी, दादाजी, माताजी, पिताजी और मैं और मेरी पत्नी दीपा रहती थी। मेरे चाचा जी पहले से ही शहर अलीगढ़ में आकर बस चुके थे। मेरी पत्नी दीपा बहुत सुलझी हुई और समझदार गंभीर प्रवृत्ति की महिला थी। वह किसी भी कमी को मेरे सामने शो नहीं करती थी और न कोई परिवार की छोटी मोटी टेंशन को अपने दिमाग में अधिक ध्यान में रखती थी। वह जैसी ही परिस्थिति होती उनमें अपने आप को ढाल लेती थी। बस यूं ही जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चलती रही और धीरे धीरे बाबा, दादी, दादा सब के सब प्रिय सदस्य एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी माँ पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, परिवार की बुजुर्ग महिला मुखिया होने के नाते। इसी बीच में मैं 2 पुत्रों का पिता बन चुका था, बड़ा बेटा चंदन और छोटा सनत कुमार। जब सनत कुमार 1 साल का था कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मेरी उम्र कम से कम 24 वर्ष रही होगी। घर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट चुका था। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं गृहस्थी की गाड़ी को कैसे संचालित करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना कोई मेरा तजुर्बा ना और ना कोई जिम्मेदारी निभाने का मंत्र था। बस कुछ दिन मैं यूं ही इधर उधर निर्लक्ष्य भटकता रहा। एक दिन मेरी माताजी ने मेरा हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से मुझसे कहा, बेटा कुमार, चलो अब हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए और शहर में एक साथ चलो। वहां हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कार्य कर तुम्हारा हाथ बटाएंगे। किंतु मैंने अपने माँ जी की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। कुछ समय और गुजरता गया। पिताजी के गुजरने के बाद से मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या वही थी जो उनके जीवित होने पर होती थी। अतः कुल मिलाकर यह कि मैं पहले की भांति सुबह उठकर नित्य कर्मों से फारिग होकर एक व्यक्तिगत विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु चला जाता और 2 बजे विद्यालय से सीधे ही घर न आकर एक आश्रम था, सुंदर आश्रम के नाम से विख्यात था, वहाँ मंदिर पर चला जाता और शाम ढलते ही अपने गांव को वापिस आ जाता। बस यही थी मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या। न कोई जिम्मेदारी का बोध और न कोई भविष्य की चिंता। घर का खर्च कैसे चलता है यह भी मुझे पता नहीं था। मेरे माताजी मेरे पिताजी की मासिक पुण्यतिथि पर पिताजी के निधन के बाद से हर माह कम से कम 1 या 2 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराती थी और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देती। इस तरह 11वें माह में पिताजी की बरसी का कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद मैं घर को चलाने हेतु कार्य की तलाश में दिल्ली जैसे महानगर में अपने एक दोस्त के साथ आ गया। दिल्ली में मेरे गांव के बहुत सारे लोग किराए पर कमला लेकर मेहनत मजदूरी का कार्य करते थे। मैं जिस शख्स के पास गया था वह व्यक्ति बिल्डिंग पेंटर था। मेरा मतलब वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पोतने का ठेका लेता था। अतः घर वालों को कुछ धन कमा कर ले जाना है, इसी विचार भाव के साथ मैं उन लोगों के साथ काम करने लगा। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो कला में मुझे विशेष रुचि थी। मेरे पिताजी भी एक अच्छे चित्रकार थे, अतः मुझे कला के प्रति झुकाव पैतृक विरासत के रूप में मिला था। किंतु मजबूरी में मैं बिल्डिंग पोतने का काम करने लगा। ये भी डर रहता था कि कहीं कोई मेरा परिचित व्यक्ति पेंटिंग करते देख ना ले, किंतु यह भी भ्रम दूर हो गया था क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा काम मुझे अच्छा लगने लगा था। इसी बीच मैंने अपने सिद्धांत से समझौता ना करते हुए एक दिन वह विद्यालय छोड़ दिया जिसमें मुझे उस लेडी टीचर ने लगा दिया था। जिस विद्यालय में मैं अब तक पढ़ाता था उसी के निकट घर के एक डॉक्टर साहब अपने स्कूटर की नंबर प्लेट पर नंबर डलवाने मेरे घर आए। उनसे मैंने विद्यालय छोड़ने की बात बताई तो उन्होंने मेरे समक्ष स्वयं का स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा और मुझसे एक गाँव का पता देकर अगले दिन आने को कहकर चले गए। अगले दिन जब मैं वहाँ उनसे मिलने उस गाँव में गया तो उन्होंने मेरा परिचय एक अध्यापक के रूप में वहाँ के लोगों से कराया।
उन सभी लोगों के प्रति क्रियात्मक सहयोग से मेरे अंदर मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत हो गया और मैंने अगले दिन से एक नए विद्यालय का एक व्यक्तिगत स्थान पर शुभारंभ कर दिया। इस तरह धीरे धीरे वह व्यक्तिगत विद्यालय सही ढंग से चलने लगा। उसकी मान्यता संबंधी कानूनी प्रक्रिया भी अति शीघ्र पूरी कर मान्यता ले ली गई और तब से अब तक मैं टीचिंग लाइन में पूरी तरह से जुड़ गया था। यह सब पुरानी यादें अतीत के चलचित्र की भांति मेरे सामने चंद मिनट्स में किसी चलचित्र की भांति कौंध रही थी, क्योंकि आज सुबह मेरे सहपाठी मित्र रघु का फ़ोन मेरे पास आया था। रघु की रुड़की में पोस्टिंग हो चुकी थी, अतः मैंने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया था और अगले सप्ताह रघु हमारे निमंत्रण पर घर आने वाला था, अपनी बीबी बच्चों के साथ। इस बारे में मैंने अपनी पत्नी दीपा और बच्चों को भी बता दिया था कि मेरा अंतरंग मित्र रघु आ रहा है, अतः उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी पत्नी ने उसी दिन से सब व्यवस्थाएं देखना शुरू कर दिया और फिर निर्धारित दिन आने पर मेरे मित्र का फ़ोन आया, कुमार मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं उसी तारीख को रिटायर हो रहा हूँ। साथ ही एक दुखद खबर यह है कि मेरी पत्नी भी इसी बीच चल बसी है। मैंने जिस तारीख को तुमसे आने का वायदा किया था, अतः दरअसल मुझे याद नहीं रहा कि इस 30 मई को ही मैं रिटायर होने वाला हूँ। मैंने अपने मित्र को टेलीग्राम के माध्यम से उसे आश्वस्त कर दिया कि कोई बात नहीं है, इस दुख की बेला में मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हें फुर्सत मिले तो ज़रूर आना। समय बीतता गया, इधर मैं भी अपने विद्यालय में व्यस्त हो गया। पता नहीं कब 1 वर्ष यूं ही बीत गया और अब लौटकर फिर वही खुश छुट्टियों का जून का महीना आने वाला था। बस 1 सप्ताह का समय शेष था, अतः मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, चलो जी हम जून की छुट्टियों में इस बार आपके रुड़की वाले दोस्त रघु के यहाँ क्यों न चलें। प्रस्ताव तो बढ़िया है, चलो घर पर बच्चों से सलाह मशविरा ले लेते हैं। मैंने अपनी पत्नी दीपा को आश्वासन दिया। जब हम विद्यालय से घर वापस आए तो सायंकालीन भोजन पर सभी बच्चों और वधुओं से मैंने और दीपा ने चर्चा की। सभी ने क्रमशः अपने अपने छुट्टियों का कार्यक्रम हमें बताया। हमारी छोटी वधु राखी को घूमने का कुछ अधिक ही शौक था, अतः वह भी हमारे साथ चलने को तैयार हो चुकी थी, पर मैंने उसे समझाया कि बेटा अभी हमें जाने दो, पता नहीं वह रुड़की में किस तरह रह रहा होगा। सुना है उसके बेटे की बहू है जो एक वकील है। अतः मेरी पुत्र वधु स्थिति समझकर मान गई और इस तरह हम दोनों पति पत्नी अपने मित्र से मिलने रुड़की पहुंच गए। रुड़की पहुंचकर अब हमें अपने मित्र की तलाश करनी थी, अतः दिए गए पते पर 2-4 लोगों से पूछते हुए हम भटकते भटकते आखिर में अपने मित्र के दरवाजे पर पहुंच ही गए। मैंने खुश होकर डोरबेल का स्विच पुश किया। दिन के 11 बजे थे, अतः हम प्रतीक्षा करते रहे कि कोई दरवाज़ा खोले, पर कोई गतिविधि ना पाकर मैंने पुनः एक बार फिर व्यग्रता से स्विच दबाया। उत्तर पहले की भांति शून्य था। कुछ पल प्रतीक्षा के बाद भी परिणाम उपयुक्त ना मिलने पर पुनः इस बार मैंने डोरबेल के स्विच से हाथ अलग नहीं हटाया। फलस्वरूप डेयरबेल की आवाज़ लगातार अंदर की ओर तेजी से गूंज उठी। अतः आवाज़ लगातार आने से साथ ही एक जवान व्यक्ति तेज कदमों से चलता हुआ गेट के निकट आकर जोर से चिल्लाया, कौन मर्दूद है? और गेट खोलने के बाद वह हम दोनों पति पत्नी को देखकर एक बार फिर तेज स्वर में चीखा, क्या आपको डोरबेल बजाने की तमीज़ नहीं मालूम है क्या? सॉरी भाई, गलती हो गई, मैंने बात को संभालने के इरादे से उस युवक से कहा। बोलो क्या काम है? वह सीधा पॉइंट पर आता हुआ बोला। मैंने उससे संयुक्त भाषा में कहा, क्या यहाँ मिस्टर रघु रहते हैं? जी हाँ रहते तो हैं, पर आपको उनसे क्या काम है? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक विचित्र नज़रों से घूरते हुए रूखेपन से कहा, बस उन्हें इतना बोलना कि अलीगढ़ से कोई कुमार उनका क्लास फेलो मिलने आया है। जी इस समय वह किसी ज़रूरी कार्य से बाहर गए हुए हैं, लगभग आधे घंटे बाद आप उनसे मिलने आ जाना। अभी वह युवक मुझसे बात ही कर रहा था कि अंदर से एक कर्कश नारी स्वर पुनः सुनाई पड़ा, शानू, अरे क्लिनिक नहीं जाना है क्या? हरी अप, जल्दी नाश्ते पर आओ। आता हूँ डार्लिंग, कहता हुआ यह युवक गेट बंद कर पुनः अंदर की ओर चला गया। पल भर को मैं हतप्रभ था कि आज के नए युवा पीढ़ी को क्या हो गया है। क्या वह सब अपने माता पिता के सिखाए शिष्टाचार भूल चुके हैं? इसी बीच दीपा मेरी ओर व्यंग से देखती हुई मुस्कुरा रही थी। चलो फिलहाल हम आए हैं तो रघु का इंतज़ार करते हैं। वहाँ सामने उस पार्क में बैठकर मैंने दीपा से अपनी झेप मिटाने के उद्देश्य से कहा।
और अगले पल दीपा और मैं पार्क में बनी पत्थर की बेंच पर बैठकर रघु का इंतज़ार करने लगे। वैसे भी इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था हमारे पास। अतः मैं एक कहानियों की पुस्तक निकाल कर चुपचाप पढ़ने लगा। साथ ही बीच बीच में मैं चोर नज़रों से हर 10 मिनट में रघु के घर के दरवाजे पर नज़र डालता रहा था। दीपा अब बैठे बैठे बोर हो चुकी थी, अतः वह कुछ सोचते हुए बोली, अगर आपके दोस्त ने भी आपको नहीं पहचाना तो? मैं कुछ पल मौन रहा और फिर दीपा से बोला, कोई बात नहीं यार, अगर हमें रघु नहीं पहचानता है तो कोई बात नहीं, हम वापस एक दिन होटल में रुककर अलीगढ़ चले जाएंगे। दीपा मेरी ओर तिरछी नज़रों से देखकर कुछ मुस्काई। मैं उसकी मुस्कान का अर्थ समझता था। अभी हम आपस में बात कर ही रहे थे कि रघु पैदल पैदल साइकिल हाथ से पकड़े और एक हाथ से दूध की डोलची थामे आता हुआ दिखाई दिया। उसने साइकिल स्टैंड करने के बाद डोरबेल बजाई। अंदर से एक युवा महिला जो कि जींस और टॉप पहने थी, उसने दरवाज़ा खोला और अगले पल जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, आपको कोई भी काम सलीके से नहीं करना आता है? बहू, साइकिल का ब्रेक खराब था, अतः मुझसे साइकिल रुकी नहीं और टकरा गई। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने देखा रघु का पैंट फट गया था, साथ ही उसके पैर में चोट लगने के कारण वह लंगड़ा कर चल रहा था। तभी अंदर से उसका बेटा आया, वह भी रघु को डांटने लगा, आप कोई काम कायदे से तो कर नहीं सकते, चलो अब जाओ, अंदर जाकर पट्टी करा लो। वह लड़का कठोर आवाज़ में बोला। रघु अंदर जाने लगा तो उसने पुनः कहा, देखो वह जो पार्क में सामने बेंच पर बैठे हैं वह आपको पूछ रहे थे। रघु हमारी ओर देखने लगा था और जब उसने मुझे पूरी तरह पहचान लिया तो बोला, अरे कुमार, तू यार वहाँ क्यों बैठा है? रघु खुशी में भरा मेरी ओर आने लगा। तभी उसकी पुत्रवधू ने उसे टोका, किन किन फालतू लोगों को बुला लेते हो घर पर? बेटा ऐसा मत कहो, वह मेरा दोस्त कुमार है जो अलीगढ़ में रहता था। तो क्या हुआ, हम नाचे गाएं? अरे वैसे ही घर पर काम करने वाली नौकरानी नहीं है और संजना की कोर्ट की छुट्टियां भी अभी नहीं हुई है। मैं दोनों पिता पुत्र की वार्तालाप ध्यान से सुनकर बीच में ठिठका खड़ा था। तभी दीपा सूटकेस हाथ में लेकर आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते भाई साहब, बहू की सहायता करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। भाभी जी क्या बताएं, जब तक सानू की माँ जिंदा थी उसके होते हुए सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। चलो अंदर ले जाकर बात करो, सब बात अब यही सुनाओगे? सानू की पत्नी ने रघु से उलाहना देकर कहा। रघु दीपा से सूटकेस लेकर अंदर चला, साथ ही मैं भी रघु के साथ था। उसने हमारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया और स्वयं तेजी से अपनी पुत्र वधू को बोला, बेटी 2 कप चाय बना दो। सॉरी डैड, मैं पहले ही ऑलरेडी लेट हूँ, अब और लेट नहीं हो सकती, अतः आप ही स्वयं अपना कार्य करो। कहती हुई वह गेट से बाहर निकल चुकी थी। दूसरी ओर उसका बेटा गैराज से अपनी नई गाड़ी निकाल चुका था, अतः वह गेट बंद कर दोनों एक साथ स्विफ्ट में बैठ चुके थे और अगले पल स्विफ्ट तेजी से हवा के साथ बातें करती हुई आगे निकलकर आंखों से ओझल हो गई। मैं और दीपा रघु की मजबूरी देख और सुन चुके थे। रघु सुस्त सा 20 मिनट बाद एक ट्रे में नाश्ता और चाय की केटली कप के साथ लाया। आते ही दीपा से बोला, सॉरी भाभी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह अपने होठों पर एक फीकी बेबस मुस्कान लाता हुआ बोला, अरे यार रघुनाथ, तू आज कैसी गैरों वाली बात कर रहा है? मैंने रघु के जख्मों पर मरहम लगाने का असफल प्रयास किया। नहीं कुमार, आज तू कुछ मत कर, बरसों पुराने इस दर्द को निकल जाने दे। यार, जो मैं तेरी भाभी के मरने के बाद से अब तक चुपचाप सीने में दबाए रखे बैठा था, आज वह एक गहरी ठोकर से भरभरा कर बहने लगा है। रघु के आंसू आंखों से निकलकर गालों पर आ चुके थे। मेरे यार रघु, प्लीज़ मत बहा ये आंसू, मैं तेरे दिल के दर्द को खुद अपने हृदय में महसूस करता हूँ। मैं रघु के दर्द को समझ रहा था, दरअसल मैं उसे और दुखी नहीं देखना चाहता था। मेरी पत्नी दीपा ने रघु के आंसू पोंछ दिए और बोली, भाई साहब, हम आपको कोई अजनबी नहीं बल्कि यह आपके पुराने सहपाठी हैं। यह सब ऐसा तो घर में चलता ही रहता है। दीपा ने रघु को समझाते हुए कहा। रघु बहुत देर तक उसी अवसाद की स्थिति में बैठा रहा। मैंने दीपा को इशारा कर उसे किचन में खाना बनाने को बोला, अतः दीपा ने बड़ी समझदारी से रघु से कहा, भाई साहब, मैं आपको खाना बना कर लाती हूँ, बताइए क्या सब्जी बनवानी है? भाभी जी, मैं कैसा दुर्भागी हूँ जिसके घर आया मेहमान खुद अपने हाथ से स्वयं खाना बना कर खाए। रघु विलाप करते हुए बोला। रघु, यार तू आज कैसी गैरों जैसी बात कर रहा है? जा अपनी भाभी को किचन का रास्ता दिखाकर मेरे पास आ।
रघु बड़ी मुश्किल से दीपा को किचन में लेकर गया। दीपा ने देखा किचन की हालत बहुत ख़राब थी। किचन में रखी हर एक ज़रूरी वस्तु उल्टी सीधी बेतरतीबी से पड़ी थी। मसाले के डिब्बे इधर उधर पड़े हुए थे। गैस के चूल्हे पर जमा आटे की परत जुगली कर रही थी कि गृहिणी किस श्रेणी की महिला है। एक और झूठे बर्तनों का ढेर सिंक में लगा हुआ था। दीपा ने हौसला कर सब बर्तनों को क्रम से साफ करके सही करके सजाए। चूल्हे को साफ कर से इस किचन की रूपरेखा ही कुछ देर में बदल दी। लगभग आधा घंटे में खाना तैयार कर उसने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और आकर बोली, चलो खाना तैयार है। रघु कभी आश्चर्य से कभी दीपा को देखता और कभी मुझे। मैं उसकी इस हरकत पर मुस्कुराकर बोला, देखो भाई, यह है बीबियों का जादू, चल उठ खाना खाते हैं। रघु उठा और मेरे साथ चलकर डाइनिंग टेबल के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। एक मुद्दत हो गई थी इस टेबल के निकट बैठकर खाना खाए हुए। वह ठंडी सांस लेता हुआ बोला, भूल जा यार पिछली बातों को। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, किंतु रघु था कि वह उन बातों को भूलना नहीं चाहता था। उसे वह सब पुरानी बातें एक दर्द बनकर चुभ रही थी। वह पुरानी यादों में खोया रुक रुक कर बोल रहा था, कुमार भाई, जब पहली संतान उत्पन्न होती है तो सोचो उस माँ और पिता को कितनी खुशी महसूस होती है। यही सब खुशी मुझे भी कभी हुई थी जब यह सानू पैदा हुआ था। दूसरी संतान एंजिल के आने के 2 माह बाद मेरी नौकरी रुड़की पावर प्लांट में मेरी नियुक्ति हो गई। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। मैं रागी सानू की माँ को अपने साथ लेकर रुड़की आ चुका था। मेरे पिता ने मुझसे कहा था, बेटा रघु, तुम्हारा बहू को लेकर नौकरी पर जाना क्या उचित है। किंतु उस समय मैं भूल गया था कि जो जैसा अपने माँ बाप के प्रति करता है, भगवान भी उसे उस समय से सूद ब्याज के साथ वापस लौटाता है। और आज मैं स्वीकार करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि जो मैंने अपने माता और पिता के प्रति जरा सी भी लापरवाही बरती थी, यह सब आज उसी पाप कर्मों का परिणाम है। रघु के मन की छिपी पीड़ा निकलकर पूरे बेग से आंखों के रास्ते बह निकली, आंसुओं के रूप में आंखों से। रघु की हालत देखकर मैं भी सोचने लगा कि काश मैंने ऐसी कोई गलती अपने समझ से अपने माँ और पिता के साथ नहीं की। मेरा परिवार सब एक ही जगह संयुक्त रूप से साथ था। पिताजी के साथ मेरी माताजी नौकरी पर साथ ही रहती थी और मैं अपने दादा दादी जी के साथ रहता था। माँ कुछ समय पिताजी के साथ रहकर हमारे दादाजी के पास पुनः आ जाती। हमें हमारे दादाजी ने जो प्यार जो संस्कार दिए, आज हम उनके ऋणी हैं। आज मेरे पास मेरी माँ पिता कोई नहीं है। आज भी मुझे लगता है कि वह हमें हमारे बीच संस्कारों के रूप में उपस्थित हों, क्योंकि कोई भी कार्य के करने से पहले मुझे दादा दादी, माँ और पिताजी के दिए हुए संस्कार याद आ जाते थे। अरे आप दोनों तो खाना खाने के बजाय पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। दीपा मुझे और रघु को घूरते हुए प्यार से डांटते हुए बोली, अरे रघु यार, पहले खाना खाओ, फिर हम सब मिलकर तेरी समस्या का समाधान खोजते हैं। मेरे रघु को आश्वासन देकर समझाया। वह बहुत संवेदनशील हो गया था। मेरे समझाने पर वह खाना खत्म करने लगा। हमारे खाना खाने के बाद दीपा ने भी खाना खाया और फटाफट झूठे बर्तनों को साफ करने के बाद वह भी हम दोनों के बीच आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। हम और दीपा समझ चुके थे कि रघु की क्या समस्या है। अतः दीपा ने सुझाव दिया कि रघु के बेटे सानू को समझाया जाए। उसके बाद उसकी पत्नी को भी समझाकर स्त्रियों के कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाए, तो जरूर उसे अपने आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तब इस समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। अतः हम लोगों को दीपा का सुझाव भा गया। अब हम उन दोनों के आने की प्रतीक्षा करने लगे और दोपहर 2 बजे के करीब दोनों पति पत्नी वापस आए। दोनों ही बढ़िया मूड में थे। दोनों गीत गुनगुनाते हुए एक दूसरे का हाथ थामे मस्ती में चलते हुए ड्राइंग रूम में आए और रघु से सानू की बीवी जो वकील थी बोली, डैडी आपने खाने में क्या बनाया है, हमें जोर की बहुत भूख लग रही है। रघु भौचक्का सा दीपा का मुँह देखने लगा। दरअसल हम सबको उन दोनों से इस तरह के प्रश्न की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं भी बहू के इस प्रश्न का जवाब तात्कालिक नहीं दे सका, लेकिन दीपा कुछ देर बाद बहुत ही मधुर आवाज़ में बोली, बेटी तुम्हारे डैडी पर तो चाय भी बनानी नहीं आती और तुम हो कि खाने की बात कर रही हो। अभी दीपा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रघु की पुत्र वधू ने अपने एक वकालती दांव पेश दीपा पर ही आजमाने शुरू कर दिए। वह एकदम से बोली,
कोई बात नहीं आंटी, डैडी को बनाना नहीं आता था तो कोई बात नहीं, पर आपको तो भी ध्यान रखना चाहिए था कि घर में एक बहू और बेटे भी हैं। कम से कम आप तो खाना बना सकती थी हमारे लिए। उसकी इस धृष्टता पर मुझे भी क्रोध आ रहा था, तब मैं कुछ ऐसा कहना चाहता था कि वह कभी भूल ना पाए, किंतु दीपा ने उसे हंसकर जवाब दिया, बहू जी, आपने अपनी मम्मी डैडी से बस यही सीखा कि कोई मेहमान आए और उसी से काम कराया जाए। रघु की पुत्र वधू इस प्रत्युत्तर से निरुत्तर हो चुकी थी। अब बोलने की बारी रघु के बेटे सानू की थी। वह अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, तब वह शीघ्र बोला, आंटी, आप तो मेहमान हैं, आपको मेहमानों की ही तरह व्यवहार करना चाहिए। सानू के जवाब के प्रत्युत्तर में दीपा केवल कुछ पलों तक मुस्कुराती रही थी, पर वह बोली कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि दीपा अब शायद गुस्सा में भर कर कहीं सानू को खरी खोटी न सुना दे। यही सोचकर मैं दीपा के मुंह को देखने लगा। संजना, जो रघु की पुत्र वधू थी, अब वह सानू के निकट सटकर ऐसे खड़ी हो गई थी मानो वह किसी विशेष अवार्ड को जीत कर आई हो, और अब वह अपने बॉडीगार्ड के सुरक्षा के घेरे में खड़ी हो, और इसी के साथ वह दीपा की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। यह उसका कृत्य आग पर घी डालने जैसा था, और सानू भी उसे आवश्यक रक्षात्मक कवच के रूप में उसका साथ दे रहा था, मानो वह कोई पुरस्कार जीती हो और सानू का जवाब इस बात का सर्टिफिकेट हो। अकस्मात मुझे रघु की आवाज़ सुनाई पड़ी, वाह बेटा वाह, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी, वाह, खूब नाम रोशन किया है तुम दोनों ने मेरा। रघु की आवाज़ में अब गहरा क्षोभ उभर आया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रतिक्रिया में सानू अपने पिता से बोला, हमने ऐसा क्या किया है डैडी जो आपको लगता है कि हमने आपको नीचा दिखा दिया? और डैडी, आप जानते ही हैं कि हम कितने बिजी रहने वाले हैं। संजना ने नहले पर दहला जड़ा। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम दोनों कितना बिजी रहकर कितने रुपयों का कारोबार करके कितना रुपए रोज कमाते हो। रघु की आवाज़ में भी तृष्णा की लहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इससे आपको क्या लेना देना है? क्या हर कार्य सिर्फ रुपयों के लिए ही किया जाता है? सानू ने अपने पिता रघु को उत्तर दिया, डैडी, आपने अब तक बस पैसा ही पैदा किया है। अरे, जिस समाज में रह रहे हो, कम से कम उस समाज के प्रति अब तक कोई सोशल कार्य तो आपने किया नहीं। अरे, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। हम दोनों पति पत्नी ने समाज में सिर्फ इज्जत कमाई है, केवल इज्जत। आज जिधर भी देखो लोग हमें आदर सम्मान देते हैं। संजना ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तो ठीक है, जाओ उन्हीं लोगों के साथ रहो और फिर देखना कि वह तुम्हें कितने दिन अपने घर में बिना कमाई के कितने दिन खाना खिलाते हैं और संग रखते हैं। रघु ने क्रोधावेश में जो नहीं कहना चाहिए था वह भी कह दिया। पल भर को वहाँ सन्नाटा सा छा गया। अगर कोई सुई गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ उस समय सुनाई दे जाती। मैं और दीपा रघु का मुंह आश्चर्य से देखने लगे। साथ ही संजना और सानू दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर विस्मय से भरे हुए कभी रघु को तो कभी हम दोनों पति पत्नी को विचित्र नजरों से घूर रहे थे। नहीं रघु, यह उचित नहीं है। मैंने रघु को शांत करने की असफल कोशिश की, पर वह क्रोध की अधिकता से कांप रहा था। उसका यह विकराल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रहने दीजिए अंकल, आप दोनों की वजह से ही आज हमारे पापा हमें हमारे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। सानू पैरों को पटक कर गुस्से और नफरत से मेरी ओर देखकर बोला, सही कह रहे हो। क्या तुमने कभी अपने पिता की भावनाओं को समझा? बेटा, सबसे पहले तुम्हारे सेवा का उत्तरदायित्व तो तुम्हारे पिता के प्रति है। तुमने अगर अपने पिता की सेवा नहीं की, अपना पुत्र धर्म नहीं निभाया, तो समाज सेवा का कोई मोल नहीं है। लेकिन आज रघु अब की सहन शक्ति भी जवाब दे गई थी। वह पुनः जोर जोर से बोलने लगा। वह एक भी बात अपने पुत्र और पुत्रवधू की सहन नहीं कर रहा था। रघु को बोलते देख मैं मौन हो गया। मुझे मौन देखकर दीपा रघु को समझाने लगी, लेकिन मालूम पड़ता था कि रघु तो आज सब्र का बात तोड़ चुका था। वह क्रोधावेश में कहता चला गया, जाओ निकल जाओ मेरे घर से। घर तुमने नहीं बनाया है, जब घर बना लो तब मुझे दिखाना कि कितनी समाज सेवा की है और कितना ईमानदारी से धन कमाया है। अरे, दूसरे को मूर्ख बनाकर पैसा कमाने से बेहतर है कि मैं भूखा ही सो जाऊं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी की अपने पद पर रहते हुए बद्दुआ नहीं ली, नहीं ठगा कभी किसी को। आज मैं रिटायर हो गया हूं, पर मेरा आत्मसम्मान अभी भी है। लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपना नौकर समझ लिया है। मेरे ही पेंशन से तुम दोनों का पेट भरता है और मुझे ही तुम लोगों ने अपना नौकर बना लिया है।
यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मेरे होते हुए एक नौकरानी जैसा जीवन जीती थी। उस प्यार की अंधी ममता के लिए मैंने यह भी स्वीकार किया, किंतु मैं अपने मित्र कुमार का अपमान मेरे अपने ही घर में हो यह अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। भाई साहब, यह सब ठीक नहीं है। यह आपके बच्चे हैं, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो। गलती इंसान से ही होती है। दीपा ने रघु को समझाया। बेटा सानू, तुम्हें अपनी गलती की माफ़ी मांगने में कोई ऐतराज़ तो नहीं होना चाहिए। अरे ये तुम्हारे पिता हैं। मैंने सानू को प्यार से समझाया। अंकल, मैं अपनी गलती की क्षमा आपसे, आंटी से और अपने पापा से मांगता हूँ। कहता हुआ सानू मेरे और दीपा के पैरों में झुक गया। मैंने उसे तुरंत उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आओ बेटा, अगर सुबह का भटका सांझ को घर लौट आए तो वह रास्ता भूला नहीं कहलाता। जी अंकल, मैं वास्तव में भटक गया था। सानू के आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलकर उसके गालों पर होते हुए ज़मीन पर गिर चुके थे। संजना बेटा, तुम भी रघु का ध्यान रखो। तुम दोनों के अलावा अब इसका कौन है? अरे तुम अपने पिता को छोड़कर अपने पति के घर आई हो, तो यह रघु ही तो तुम्हारा अब धर्म पिता वैसे ही है जैसे तुम्हारे अपने पिताजी हैं। जी आंटी, मुझे आज अपने आप पर आत्मग्लानि हो रही है। आपने हमें अच्छी सीख सिखाई है। काश यह सब मुझे मेरे माँ और डैडी जी ने सिखाया होता तो हमसे यह गलती कभी भी नहीं होती। हम दोनों पति पत्नी अपनी परंपराओं को भूलकर अपने क्षणिक स्वार्थ की खातिर भटक गए थे। संजना की आवाज़ भारी हो चुकी थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के मोती नीचे ज़मीन पर बिखरने लगे थे। उसने हम तीनों से अपने भूल की क्षमा मांग ली। उस समय उस स्थान का वातावरण बिल्कुल शांत था। दीपा ने उस वातावरण को अपनी मधुर आवाज़ से और हल्का कर दिया। बेटी संजना, चलो हम दोनों मिलकर किचन में कुछ बनाते हैं। जी आंटी, कहती हुई संजना किचन की ओर दीपा के साथ चल दी। इस तरह वह घर की कला अब शांत हो चुकी थी। हम दोनों पति पत्नी दूसरे दिन अलीगढ़ आने को तैयार होने लगे तो दीपा का बैग छीनकर अचानक संजना ने कहा, नहीं आंटी, आप अभी नहीं जाएंगी। अब आप कुछ दिन और हमारे साथ रुक जाइए आंटी। कम से कम हमें कुछ आपसे सीखने को ही मिलेगा। भाभी प्लीज़ रुक जाइए। आज बरसों बाद मैं यह खुशी अपने इस छोटे से घर में महसूस कर रहा हूँ। रघु दीपा से गिड़गिड़ाते हुए बोला। दीपा मेरी ओर कनखियों से देखने लगी। अब यार, जब रघु और संजना इतना कह रहे हैं तो कुछ दिन और यहाँ बिताओ। आज हम रुड़की की खूबसूरती को देखने चलेंगे। और फिर इस तरह उस छोटे से परिवार में खुशियाँ पुनः वापस आ गईं। इस तरह हम दोनों रघु के घर पर 2 हफ्ते रहे। हमें पता ही नहीं चला कि यह 2 हफ्ते कैसे गुजर गए। घर से आए हमें अधिक समय बीत चुका था। दरअसल मुझे भी अपने पौत्र पौत्री आयशा और निहाल की याद आने लगी थी। अतः हम अगले दिन संजना, सानू और रघु से विदा होकर चल पड़े। उस छोटे परिवार के 3 सदस्य हमें बस में बैठाने रोजवेज स्टैंड तक आए। संजना जब बस चलने को हुई तो वह दीपा से लिपट कर रोने लगी। वह दीपा से बहुत प्रभावित थी, अतः अगली बार आने का जल्दी वायदा लेकर ही मानी। रघु भी बेहद उदास था। मैंने उसे सांत्वना दी। यार रघु, तू क्यों मुँह लटका कर खड़ा है? अरे भाई साहब, अब की बार आपको और संजना, सानू के साथ हमारे यहाँ ज़रूर आना है। दीपा ने अति शीघ्र उनको अलीगढ़ आने का निमंत्रण दे दिया। बस चलने लगी थी। हम दोनों हाथ हिलाकर उस छोटे से परिवार को बाय बाय बोले। इस तरह जून की छुट्टियों का हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया और एक घर को बिखरने से बचा लिया। जुलाई माह के आने पर विद्यालय पुनः प्रारंभ हो चुके थे। हमारी और दीपा की वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। इस तरह समय चक्र चलता गया और जब अगले बार जून की छुट्टियां हुई तो अगली बार रघु और उसकी पुत्र वधू और सानू हमारे यहाँ अलीगढ़ घूमने आए। हमारे संयुक्त परिवार को देखकर संजना और सानू बहुत खुश हुए। वह परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल चुके थे। एक दिन हम सब परिवार के सदस्य खाना खाने डाइनिंग टेबल के पास एकत्रित हुए। मेरी माँ, जिससे रघु बहुत प्रभावित हुआ, वह बोला, कुमार, तुम्हारे यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं पुनः अपनी माँ के पास आ गया हूँ। तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें माँ की सानिध्यता मिली है। मेरी माँ जी ने रघु को मेरे ही समान प्यार दिया। रघु का जब भी मन होता वह माँ के कमरे में जाकर उनके पैर दबाने लगता। माँ के मना करने पर भी वह नहीं मानता और कहता, माँ, आज मुझे मेरी खोई हुई माँ मिली है तो मैं यह अवसर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरी माँ जी भी रघु को बहुत चाहती थी। संजना जब भी मेरी माँ के निकट आती तो चुपचाप बैठी रहती। उसकी सारी वाचालता दूर हो चुकी थी। वह हमारी पुत्र वधुओं के साथ रहकर उनका व्यवहार समझने का प्रयास करती।
सानू भी मेरे पुत्रों के साथ रहकर उन सब के अनुसार चलने की कोशिश करता। इस तरह पूरे जून के माह की कब छुट्टी बीती हमें पता ही नहीं चला। संजना चूंकि रुड़की में वकालत की प्रैक्टिस करती थी, अतः कोर्ट की छुट्टियां बिता चुकी थी। अतः उन लोगों को वापस जाना भी था। मैंने उनको रुड़की जाने के लिए बस स्टैंड पर उस ओर जाने वाली बस में बैठाया और रघु को एवं उसके परिवार को भारी मन से विदा किया। रघु जाते जाते बहुत भावुक हो रहा था। मैंने उसे समझाया, यार जब भी तुम्हारा मन चाहे तब आ जाया करो। बस चल चुकी थी। वह बार बार हाथ हिला रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ रघु के साथ साथ चला गया है। इस तरह समय बीतता चला गया और हम अपने विद्यालय के कार्य में संलग्न हो चुके थे। समय का खामोश चक्र बिना आवाज किए गुजर तो गया। पता नहीं कितने दिन और गुजर चुके थे कि फिर एक रात अचानक मैंने रघु को रात स्वप्न में बहुत दुखी देखा। उस रात मैं पुनः सो न सका। सुबह होते ही मैंने माँ को रात्रि के स्वप्न की बात कही। मेरी माँ जी ने मुझे सजेशन दिया, तुम अकेले 1-2 दिन को रघु के घर हो आओ, हो सकता है उसे कोई परेशानी हो। अगले दिन मैं अकेला ही रघु से मिलने रुड़की चल दिया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो दंग रह गया। घर पर ताला लगा हुआ था और एक बोर्ड पर लिखा था कि मकान बिकाऊ है। मैंने सोचा शायद रघु और उसके बच्चे कहीं घूमने गए होंगे, अतः मैं उस पार्क में बैठकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने लगा। किंतु सुबह का आया आया मुझे साँझ के 6 बज चुके थे, किंतु न ही वहाँ रघु आया और न ही सानू और संजना वहाँ आते मुझे दिखाई दिए। अब मेरा धैर्य दबाव दे चुका था। जरूर कोई कारण है। दिल में अनेक भाव जागृत हो चुके थे। अतः मन की शंका को निर्मूल साबित करने हेतु मैंने रघु के पड़ोसी से पूछना उचित समझा। इसलिए मैंने उसके पड़ोसियों के पास जाकर पूछा तो ज्ञात हुआ रघु ने यह मकान अब छोड़ दिया था। उसके बहू बेटे ने उसे घर से निकालकर ओल्ड एज होम में जबरदस्ती संजना के माँ और डैडी के कहने पर उसे भर्ती करवा दिया था। वहाँ उसका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया और रघु उस सदमे को वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सका। वह विक्षिप्त स्थिति में चला गया है। अब उसका पुत्र और पुत्रवधू इस कोठी को बेचना चाहते हैं। अब तक कई ग्राहक इस कोठी को देखने आ चुके हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। जिस बेटे को रघु ने बड़े अरमानों से पाला था, आज वही बेटे ने उसे ओल्ड एज होम में छोड़ने से बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। वाह बेटा वाह, क्या सिला दिया है तूने अपने पिता को। सोचते सोचते मेरे नेत्रों में बेबसी के आंसू उमड़ आए। मन में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। अतः मैंने उसी पड़ोसी से पूछा, इस समय रघु कहाँ है। जी वह आगरा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहाँ पर उन्हें बिजली के शॉक दिए जाते हैं। मेरे दिल में एक दर्द की लकीर खींचती चली गई। मन वितृष्णा से भर उठा। अब मेरा लक्ष्य केवल आगरा जाना ही था और मेरे दोस्त को सकुशल वापस लाना था। अतः बिना विलंब के मैं आगरा के लिए रवाना हो चुका था और अगले कुछ घंटों में मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर मेंटल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर मैं एक डॉक्टर के साथ रघु की उस बेरिक नुमा कमरे के सामने अन्य लोगों की भीड़ में उसे तलाशने लगा था। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे, किंतु मुझे रघु वहाँ कहीं नहीं दिखा। मैं निराश होकर डॉक्टर से अन्य स्थान पर ढूंढने को कहने ही वाला था कि मेरी नज़र एक कोने में गई, जहाँ सिमट सिकुड़ कर बैठे एक कोने में रघु की तरह दिखने वाले एक वृद्ध व्यक्ति पर मेरी नज़र पड़ी। पल भर को मेरे पैरों तले की जमीन मुझे खिसकती हुई सी नजर आई। हे भगवान, तो यह है मेरा रघु। मैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बैरिक नुमा कमरे की तरफ से उस ओर रघु के पास पहुंचा। और हाँ, वह रघु ही था जो चुपचाप शून्य में मुझे देखकर आश्चर्य से भरा लगातार मुझे घूरा जा रहा था। मैंने अपने बैग से केला निकालकर डॉक्टर की अनुमति से उसकी ओर बढ़ाया। लो भाई, वह मुझे अविश्वास भरी दृष्टि से आंखें फाड़कर देख रहा था। लो मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसकी ओर केले बढ़ाए, किंतु रघु पूर्व की तरह डरा सहमा हुआ मुझे निरंतर टकटकी बातें देखता रहा था। डॉक्टर साहब, यह बोलता क्यों नहीं, क्या हो गया है इसे। मैंने एक श्वास में ढेर सारे प्रश्न साथ आए डॉक्टर से कर डाले। देखिए भाई साहब, यह मिस्टर रघु केवल दिमागी आघात से इनकी स्थिति इस समय ऐसी है। इन्हें इलाज की नहीं बल्कि अपनों की सहानुभूति की अति आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, प्लीज़ बताइए, क्या इन्हें मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। देखिए मिस्टर, अगर रघु आपको पहचान ले तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, किंतु अगर वह आपको नहीं पहचान पाए तो हम मजबूर हैं। थैंक यू सर, कहता हुआ मैं रघु की ओर बढ़ा। रघु मेरे यार, यह सब कैसे हो गया। मेरी आवाज़ लरस रही थी और आंखों से स्वतः ही आंसू बह निकले। रघु दूर कहीं खो सा गया था।
वह लगातार मुझे टकटकी बांधे देख रहा था किंतु कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ रघु, अपने मित्र को पहचानने की कोशिश करो। अचानक डॉक्टर ने उसका हौसला बढ़ाया। रघु ऐसा लग रहा था मानो वह अपने चेतना को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो। लो, यह केले मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ दोस्त। मैंने रघु को केले देने का प्रयास किया। इस बार रघु ने मेरे हाथ से केले ले लिए। वह कुछ अस्पष्ट भाषा में बुदबुदाया। मैं उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका। वह मेरी ओर लगातार देख रहा था। रघु, क्या देख रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा। आप वह अस्फुट शब्दों में बोला। रघु, मैं तुम्हारा दोस्त कुमार हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है। रघु मस्तिष्क पर जोर डालता हुआ बोला। वेरी गुड रघु, तुम पहचानने की कोशिश करो, डॉक्टर बोला। रघु कुछ देर देखता रहा और फिर कुछ सोचकर धीमे स्वर में बोला, आप कुमार। वह कहते कहते जोर से हांफने लगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब यह हाफ क्यों रहा है? क्या हो गया है इसे? डोंट वरी मिस्टर कुमार, वह अपने दिमाग को जागृत करना चाहता है। यह उसका प्रयास अद्वितीय है। जी सर, धन्यवाद आपको। डॉक्टर की बात सुन मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरा मित्र रघु अति शीघ्र स्वस्थ हो जाए। मैं मन के विचारों में घिरा, पता नहीं कब तक विचारों में खोया रहता कि मुझे रघु ने झिझोड़ कर कहा, कुमार, मुझे आशा नहीं थी कि अब तुम मुझे पुनः मिल पाओगे। मैं चौंक कर रघु को देखने लगा। वह मुझसे लिपट कर रो रहा था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने मुझे भी मोम बना दिया। उसकी दर्द भरी कहानी और ऐसी दशा देख सुनकर मैं अपने आंसुओं को बहने से रोक न सका। चल कुमार, मुझे अब यहाँ से ले चल, वरना मैं ज़रूर पागल हो जाऊँगा। मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया और कुछ कागजी कार्यवाही पूरी कर रघु के कहने पर उसे मेरे साथ सुपुर्द कर दिया गया और हम दोनों अति शीघ्र आगरा से अलीगढ़ उसी रात घर वापिस आ गए। मेरे घर के सदस्यों के बीच आकर कुछ ही दिनों में वह नॉर्मल होकर सभी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। मैंने उसके पुत्र और पुत्र वधू के कुकर्मों की बात घर के किसी भी सदस्य को नहीं कही। एक दिन मैंने रघु से पूछा, यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि सानू और संजना ने तुझे ओल्ड एज होम में भेज दिया? रघु ने कहा, यह बहुत लंबी कहानी है, लेकिन तुझे शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ से जाने के बाद संजना अपने माँ पापा से मिलने गई थी। उसके माँ पापा ने उन दोनों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वहाँ से आकर सानू और संजना दोनों मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे पागल करार देकर पागलखाने में भर्ती कराने की धमकी दे डाली। जब मैंने इसका विरोध किया तो सुनंदा मुझे खाना नहीं देती, किचन में ताला लगा कर रखती। मैं भूखा रहने लगा तो मेरे दिमाग की हालत भी खराब रहने लगी। वह लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते। मैं तुमसे बात करना चाहता था, अपने दिल का हाल बताना चाहता था, लेकिन वह लोग मुझे कहीं आने जाने नहीं देते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी हालत ख़राब होने लगी तो उन्होंने मुझे ओल्ड एज होम में भर्ती करा दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा, रघु यार, क्या अपने जन्म दिए हुए बच्चे प्रॉपर्टी के लिए इतना गिर सकते हैं कि अपने ही पिता को पागल बनाने की साजिश रच सकते हैं? यार, लानत है ऐसे बच्चों पर। रघु ने कहा, कुमार, तुम्हारे हिसाब से क्या ऐसे बच्चों को सबक मिलना चाहिए या नहीं? सबक ज़रूर मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को जो सबके लिए मिसाल हो। तभी मेरी पत्नी हम दोनों को भोजन के लिए बुलाने आ गई। हम दोनों एक साथ भोजन के लिए चले गए। दूसरे दिन रघु सुबह ही बिना कुछ कहे गायब हो गया। जब मैं विद्यालय से घर आया तो मैंने माँ जी से रघु के बारे में पूछा। माँ, रघु नहीं दिख रहा है। माँ जी ने उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। उस दिन घर के सभी लोग चिंतित होकर रघु के बारे में बैठे सोचते रहे थे। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे ढूंढूं मैं अपने दोस्त को। इसी उधेड़-बुन में लगा था कि रघु घर में वापस रात्रि के 9 बजे लौट आया। घर में पुनः एक बार खुशी लौट आई थी। मुझे रघु के बिना बताए चले जाने पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाने पर शामिल हुआ। माँ जी, रघु मेरे सभी बेटे खाना खा रहे थे, अतः मैं उनका साथ दे रहा था। तभी माँ ने मुझे टोका, कुमार बेटा, खाना खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रघु बोला, क्या बात है कुमार भाई? कुछ नहीं, तो खाना खाओ, अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, वजह क्या है? कुछ नहीं, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। भाई साहब, आपकी वजह से आपके मित्र बहुत दुखी थे, वह आपको लेकर बहुत चिंतित थे। दीपा एक सांस में बोलती गई। ओह सो सॉरी कुमार, मुझे माफ़ कर दे यार, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। रघु अपने कान पकड़ कर बोला।
रघु के इस तरह कहने पर मुझे थोड़ी शांति हुई। इस तरह इस घटना को बीते 2 सप्ताह हो चुके थे। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था कि अचानक एक रविवार वाले दिन मेरे घर के सामने एक पुलिस की जीप आकर अकस्मात रुक गई और अगले पल उसमें से एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल धड़धड़ाते हुए उतरे। क्या आप ही मिस्टर कुमार हैं? आते ही उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। उस समय मैं और रघु हम दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। मैंने इंस्पेक्टर पर सरसरी दृष्टि डाली। जी साहब कहिए, हमें आपके खिलाफ एक कंप्लेन मिली है। जी सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे खिलाफ क्या कंप्लेन है और किसने की है? जी हाँ, आपके खिलाफ रघु के पुत्र और पुत्रवधू ने कंप्लेन लिखवाई है कि आपने उनके पागल पिता को अपने साथ जबरदस्ती रख लिया है और उसकी सारी चल अचल संपत्ति को बहला फुसला कर अपने नाम वसीयत करा ली है। मैं अपने खिलाफ लगे आरोप से सन्न रह गया, जिसका मुझे स्वप्न में भी कोई जानकारी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं पागल दिखता हूँ आपको? जी नहीं, पर आप हैं कौन? मैं वही दुर्भाग्यशाली पिता हूँ जिसकी संतान ने मेरे देवता जैसे मित्र पर अपनी गंदी सोच का कीचड़ उछाला है। ओह सॉरी, आप मिस्टर रघु हैं। प्लीज़ आप अपना बयान हमें दर्ज कराइए। आइए सर, मैंने इंस्पेक्टर से ड्राइंग रूम की ओर संकेत करते हुए कहा। विस्तृत जानकारी लेने के बाद उन्होंने उस बयान पर रघु और मेरे हस्ताक्षर कराए और वह अपने दल बल के साथ वापस चल पड़े। इस तरह मुझे रघु के एकाएक गायब होने का राज मालूम हो चुका था। मैंने रघु को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह बार बार कहता रहा, मेरा कोई नहीं है, ना कोई बहू ना कोई बेटा। मैं उन दोनों के लिए मर चुका हूँ और वह मेरे लिए। लेकिन भाई, मुझे तो तू यार बख्श दे, मैंने उसे समझाते हुए कहा। पर वह बार बार कहता, जो विपत्तियों में साथ देता है वही मेरा अपना है। मैंने कहा, मेरी पवित्र दोस्ती पर इतना बड़ा कलंक नहीं लगा कि मैंने संपत्ति के लिए तुझे अपने पास रखा था। रघु ने कहा, तो तू क्या चाहता है? तू चाहता है कि मैं उस नालायक बेटे और बहू के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दूं, जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया? नहीं कुमार, मैं यह कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरे अपने खून ने मुझे ओल्ड एज होम में भेजने और पागल करार देकर पागल खाने में भेजने के साथ ही मेरी सारी संपत्ति को बेचने का षड्यंत्र रचना। यह किसकी दिमाग की उपज है, तुम्हें नहीं पता? वह क्रोधावेश में उच्च स्वर में चिल्लाते हुए बोला। ठीक है यार, पर मैं और मेरा ज़मीर तेरे इस कृत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है और न ही मैं इस संपत्ति का आकांक्षी हूँ। मैंने उसे निर्लिप्त भाव से देखा। अगर तू इसे स्वीकार नहीं करेगा तो भी मैं उन दोनों को कभी भी अपनी संपत्ति नहीं दूंगा। मैं ऐसे औलाद को सबक सिखाने हेतु अपने जीते जी उसे सारी सरकारी संपत्ति घोषित करा दूंगा। मैं जानता था रघु जिद्दी था और उसका फैसला भी सही था। उस पर मेरी किसी बात को कहने का कोई असर नहीं हुआ और अगली अदालती कार्यवाही पर उसने अपनी सारी चल अचल संपत्ति को स्वेच्छा से सरकारी खजाने में जमा करने की अर्जी दे दी। अंत में सानू संजना को मुंह की खानी पड़ी। रघु को पागल करार देकर उसकी संपत्ति को जबरदस्ती बेचने को लेकर कोर्ट ने दोनों को सजा के साथ साथ जुर्माना भरने की भी सजा दी। सब कुछ खत्म हो गया, सब शांत हो गया था। बेटे बहू के साथ साथ बेटी के माता पिता भी हाथ मलते रह गए थे। उन दोनों के बहकावे में आकर सजा तो संजना और सानू को ही मिली। आपको रघु का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।